तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले एक कड़वी हकीकत, एक सच्ची कहानी दूसरे तरीके से हम लोगों के साथ जो बीतती है होती है। कल संडे का दिन था और G20 भी ख़त्म हो गया था। भारत पाकिस्तान का मैच होना था, बारिश से धुल गई थी। लेकिन उससे पहले दिन में ही लगभग 12 बजे का वक्त होगा, कल दोपहर, और एक हमारे पुराने कोलीग, बड़े नामी, आप में से बहुत तमाम लोगों ने उनका चेहरा देखा होगा, एंकर, बहुत ही सीनियर, नाम नहीं लूँगा उनका, तो उनका फ़ोन आता है। अब वो किसी और चैनल में है और वो बताते हैं कि जो उनकी सिस्टर है वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। मतलब घंटी तो बज रही है और वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं और पिछले 24 घंटे से किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब सैटरडे मॉर्निंग के बाद से किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। उनका कहना था कि हर संडे दोपहर को लंच पर वो उनके घर आया करती थी, उनकी सिस्टर। लेकिन कल संडे था और घर आने से पहले वो फ़ोन भी करती थी, तो फ़ोन भी नहीं किया और घर भी नहीं पहुंची। और हर दिन वो अपने पेरेंट्स को भी फ़ोन किया करती थी, दिन में 3-4 बार, 5 बार। उन्होंने किसी को फ़ोन नहीं किया। यूएस में एक बेटा रहता है, उसको भी फ़ोन नहीं किया। तो बेहद परेशान थे और उनका ये था कि एक बार मोबाइल से लोकेशन पता चल जाए तो प्लीज़। तो फिर उन्होंने मुझे नंबर भेजा। दिल्ली पुलिस में अपने ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जो लोकेशन बता देते हैं। फिर हमारे कोलीग हिमांशु मिश्रा, मैंने उससे भी बात की, नंबर भेजा हम लोगों ने। फिर उधर से कुछ देर के बाद लोकेशन आया और वो लोकेशन जो था वो नोएडा के उसी इलाके का था जिस इलाके में उनकी सिस्टर रहा करती थी। एक कोठी D40 नंबर है उसका, तो उसी में रहा करती थी। तो जो पुलिस ने दिया उस नंबर के बिहाफ पर जो लोकेशन, वो ये था कि उसी कोठी के 25 मीटर के इर्द गिर्द में वो कहीं मौजूद है। फ़ोन उठाया नहीं जा रहा है और उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा और वो गायब है। तो करीब शाम के 4 बजे की बात है। अच्छा, इससे पहले भी पुलिस से भी उन्होंने कहा, लेकिन शुरुआत में हर चीज़ में पुलिस जो है अपनी बहुत लापरवाही बरतती है। और ये वो नोएडा पुलिस है, इससे पहले इतनी चीज़ें हो चुकी हैं कि उनको शायद अब तक सबक ले लेना चाहिए, बट ले नहीं पाती है। तो 4 के आसपास लोकेशन मिल गया। अच्छा, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके सिस्टर के जो पति, उन्होंने फ़ोन उठाया और वो अब बता रहे हैं कि मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं एयरपोर्ट की तरफ हूँ, मैं 2 घंटे में लौटूंगा, 4 घंटे में लौटूंगा। वक्त बीत रहा है, वो लौट नहीं रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो झूठ बोल रहे हैं या टाल रहे हैं। तो वो फ़ोन तो उठा रहे हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पर है। और इधर सिस्टर फ़ोन नहीं उठा रही हैं। लोकेशन मिला, फिर वो हम लोगों ने भेजा, उन्होंने देखा। फिर पुलिस वाले भी आए, पुलिस वाले गए, उन्होंने देखा दरवाज़ा लॉक है कोठी का, वो वापस चले गए। अब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया और कुछ पता नहीं। आखिरकार शाम के करीब 7 बजे अब थोड़ा नोएडा पुलिस के सीनियर अफसरों के ज़रिए दबाव डाला गया पुलिस स्टेशन पर कि भैया देखो। तो हमारे जो नोएडा के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी उसमें लगे, जाकर उन्होंने बात की। तो फिर शाम 7 बजे के आसपास नोएडा पुलिस उनको लेकर उस कोठी पर पहुंचती है और वहाँ जाती है। तो इससे पहले भी देखा कि लॉक है कोठी, तो वो लौट आए थे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये था कि 24 क्या, लगभग 48 घंटे होने जा रहा, और तो 24 घंटे हो ही गए थे और कोई पता नहीं मिल रहा है। तो वहाँ जाने के बाद इस बार जब नोटिस किया तो वही है कि घर के AC चल रहे थे कोठी के। अब अगर कोठी बाहर से लॉक है और AC सब चल रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तो आखिरकार फिर पुलिस वालों ने उनके भाई की मौजूदगी में ये तय किया कि भाई एक बार कोठी खोल के देख लिया जाए। तो कोठी को खोला गया, अंदर पुलिस की टीम दाखिल हुई। बाथरूम में उनकी सिस्टर की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। रेणु सिन्हा, 61 ईयर ओल्ड, सुप्रीम कोर्ट में वकील, और किसी तेज़धार हथियार से उनका कत्ल किया गया था। तो अब लाश पड़ी थी सामने, पुलिस ने लाश उठाई, तमाम फिंगरप्रिंट्स उठाए गए, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अब यह है कि भाई ढूंढा जाए उनके पति को,
घर वालों का शक उन्हीं पर। अब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, घर की एक बार तलाशी ली, उसके बाद बाहर निकली, पुलिस लौट गई, कोठी का दरवाज़ा बंद। अब जो सस्पेक्ट हैं वो मिल ही नहीं रहे, मतलब रेणु सिन्हा के हस्बैंड। और घर वालों का बयान है कि उन्होंने ही किया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में रिलेशन ठीक नहीं था। तो पुलिस ढूंढती रही जो भी था उनको, लेकिन जिस तरीके से नोएडा पुलिस को काम करना चाहिए था वो कर नहीं रही थी। रात के 3 बज गए। इस दौरान में पुलिस ने बड़े फोर्स करने पर यह देखा कि अब लाश जब मिल गई तो फिर पुलिस को थोड़ा लगा कि अब मामला सीरियस भी है। अब तक तो वो एक जिंदा इंसान को ढूंढ रहे थे, जिंदा इंसान को ढूंढने में उतनी सीरियसनेस होती नहीं है। लाश मिल गई तो थोड़ी गंभीरता आई। अब पुलिस ने उनके हस्बैंड के मोबाइल को लोकेशन, सीसीटीवी कैमरे आसपास के खंगालने शुरू किए। तो जब सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया तो पाया कि इस कोठी में एंट्री तो है उनकी पहले की, उसको वो भी 24 घंटे पहले, लेकिन कोठी से बाहर जाते हुए उनका पति दिखाई नहीं दे रहा और न वो दिखाई दी रेणु। तो पुलिस को लगा कि बाहर निकले नहीं, घर में तलाशी ली, घर के अंदर है नहीं, तो गए कहाँ। रात 3 बजे पुलिस ने दोबारा फिर तय किया कि चलो कोठी को एक बार और छानते हैं। अब पुलिस की टीम दोबारा कोठी के अंदर दाखिल होती है, सारी चीज़ों की फिर से तलाशी लेती है। तलाशी लेते लेते अचानक उनकी नज़र उस कोठी के अंदर बने के स्टोर रूम पर पड़ती है। स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अब अंदर से बंद, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस टीम ने उस स्टोर रूम के दरवाजे को भी तोड़ा। जब तोड़ा तो अंदर दुबक कर एक शख्स बैठा था, और ये शख्स इन्हीं रेणु सिन्हा जी का हस्बैंड, पति नितिन नाथ सिन्हा, ये IRS अफसर, शायद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। तो पत्नी का कत्ल हुआ और पहले पति पर शक जा रहा है। पुलिस उसी हिसाब से तफ्तीश कर रही है। और यहीं पे मुझे याद आया कि कुकू FM के ऑडियो बुक पर एक स्टोरी है, हनीमून किलर अन्नी देवानी, मर्डर मिस्ट्री इन हिंदी। तो हनीमून किलर अन्नी देवानी, कैसे ये पूरे मर्डर मिस्ट्री है, ये किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, हिंदी में कुकू FM के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा, जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। तो वो उस कोठी के उस स्टोर रूम के अंदर अपने आप को छुपा कर बैठा हुआ और बंद है। पुलिस ने बाहर निकाला, पकड़कर फिर थाने लाई, पूछताछ हुई, और इसके बाद ये मामला सुलझा कि एक पत्नी का कत्ल एक पति ने किया। अब यहाँ क्यों किया वो बताऊँ, उससे पहले आपको याद होगा आरुषि मर्डर केस। पुलिस की टीम पहुँची, जब आरुषि की लाश मिली तो आरुषि के माँ बाप ने शक जताया कि नौकर हेमराज ने ये काम किया। अब पुलिस की एक टीम निकल गई काठमांडू, कि कोई नेपाली था कि नेपाल से ढूंढकर उसको लाओ भाग गया होगा, और पुलिस वहाँ से निकल गई बिना तलाशी लिए हुए। और अगले रोज़ जिस हेमराज को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम, यूपी पुलिस की टीम नेपाल के रास्ते में थी, वो हेमराज बेचारा छत पर मुर्दा पड़ा था। तो अगर पहले ही दिन पुलिस पूरे घर की तलाशी ढंग से ले लेती तो उसी वक्त हेमराज की लाश भी मिलती, और हो सकता है उस वक्त ऐसे सबूत मिलते कि फिर आरुषि और हेमराज का कातिल कभी रहस्य नहीं बना होता, बल्कि पकड़ा जाता। लेकिन आज भी आरुषि मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ। तो वो भी इंसिडेंट नोएडा में हुआ था, और ये जिस जगह पे ये रेणु सिन्हा का कत्ल हुआ, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। नोएडा का वो L18 कोठी जहाँ आरुषि का कत्ल हुआ। लेकिन उससे भी नोएडा पुलिस ने सबक नहीं लिया कि जिस कोठी से लाश मिली और उसका पति गायब है, चलो कोठी के इंच को खंगालने, नहीं। 8 घंटे बाद लाश मिलने के पुलिस उस कोठी में दोबारा जाती है और फिर कातिल पकड़ा जाता है। कत्ल की वजह पता चली कि जिस कोठी में रहती थी इसकी कीमत 4-5 करोड़ रुपए है, और इन दोनों का एक बेटा है जो US में रहता है। तो हस्बैंड जो है
नितिन नाथ सिन्हा वो इस कोठी को बेचना चाह रहे थे और वाइफ बेचना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी वो इनके बेटे के नाम पर रहे। इसी में कुछ झगड़ा हुआ और इस कोठी की कहीं डील भी कर ली थी चुपचाप से पति ने, उसको लेकर और झगड़ा हुआ और फिर इसी झगड़े की वजह से सैटरडे को पति ने अपने पत्नी को मार डाला। और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें थी उसमें एक डाउट ये भी था कि हो सकता है कि वो इंतज़ार कर रहा हो कि कहीं लाश को ठिकाने लगाएं या वो निकल कर विदेश भाग जाए, लंदन भागने के फिराक में। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन भाई ने चूँकि बहन का फ़ोन नहीं आया और ऐसा कम होता है और हर संडे वो लंच पर आती हैं तो नहीं आई, ये सारी चीज़ों ने शक पैदा किया और फिर उन्होंने तमाम अपने जानने वालों को फ़ोन मिलाना शुरू किया, जिनमें से एक मैं था। और उसके बाद ये अफसोसनाक वारदात और अफसोसनाक खबर सामने आई। तो अगर नोएडा पुलिस शुरुआत में ही ये सारी चीज़ें थोड़ी सीरियसली कर लेती तो बहुत पहले वक्त से पहले सच भी सामने आ जाता और वो पति भी जल्दी पकड़ा जाता। लेकिन पिछली चीज़ों से पुलिस ने शायद सबक नहीं लिया। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कम से कम हमारे देश में, बाकी दुनिया में पता नहीं सास बहू का रिश्ता कैसा होता है। हमारे देश में सास बहू को लेकर वैसे ही बहुत सारे मीम्स, जोक और पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं जो एक पति पत्नी को लेकर चलता है। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल जिस तरीके से पेश किया जाता है उसमें यह है कि सास बहू में कभी बन ही नहीं सकती, पट ही नहीं सकती। तो ये चलता रहता है। सास बहू के झगड़े पे ना मालूम कितने सीरियल बने। लेकिन आज की कहानी सास बहू के रिश्तों की वो कहानी है जो शायद मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले मैंने सुनाई हो। आज की कहानी भी इत्तेफाक से इसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कहानी है और एक ऐसी कहानी जो रिश्तों को लेकर कोई इंसान किस हद तक जा सकता है, उसी की कहानी है। सोनी नाम की एक महिला रहा करती थी ग्रेटर नोएडा में और 10 साल की उसकी एक बच्ची थी। ग्रेटर नोएडा में वो अपने पति मौसम के साथ रहा करती थी और 5 सितंबर की बात है, वो अपने घर में मौजूद थी। उसका एक कज़न था, चचेरा भाई पीयूष, जो दिल्ली आया हुआ था बिहार से, सीए की तैयारी कर रहा था। तो पीयूष भी अपनी कज़न सिस्टर के साथ यहीं पे रह रही थी, सोनी के वो रह रहा था और 10 साल की बच्ची थी। 5 सितंबर की दोपहर को अचानक एक मोटरसाइकिल सोनी के घर के दरवाजे के बाहर रुकती है। 2 लोग उतरते हैं और अंदर घुसते हैं घर में और सोनी को देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कुल 3 गोली सोनी को मारते हैं। सोनी को जब गोली मार रहे थे उसकी बच्ची बराबर में सो रही थी। सोनी का कज़न जो पीयूष है उसी कमरे में था। पीयूष शोर मचाता और इसके पहले कि पीयूष उन पर झपटता, वो अपना काम करके वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाइक पर बैठते हैं और फरार हो जाते हैं। शोर सुनकर अब तक पड़ोसी इकट्ठा हो गए। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है। सोनी फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक वो दम तोड़ देती है। अब ये थोड़ी देर के बाद सोनी के पति को खबर मिलती है, वो भी बदहवास भागा हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। सोनी की सास गीता वो भी हॉस्पिटल पहुंचती। अभी तक ये था घर वालों को कि सोनी घायल है, लेकिन अस्पताल जाने के बाद शाम तक जब डॉक्टर कहते हैं कि शी इज़ नो मोर, अब वो मर चुकी है, तो सोनी के पति मौसम और सास दोनों दहाड़ मार मार कर रोने लगते हैं, ख़ासतौर पर सोनी की सास। खैर इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद अगले दिन बॉडी मिलती है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। तब तफ्तीश कर रही है कि कौन लोग हैं, अभी तक पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। पुलिस जब तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि यह सोनी की दूसरी शादी है। सोनी की पहली शादी बिहार के रहने वाले विनोद नाम के एक शख्स से हुई थी और उसी से एक उसकी बच्ची थी। लेकिन 10 साल शादी के बाद और 10 साल के बाद एक बच्ची हुई। लगभग 11 साल दोनों पति पत्नी साथ में रहे बिहार के एक गांव में, बट दोनों में बनी और निभी नहीं। तो फिर दोनों अलग हो गए, दोनों ने तलाक ले लिया और दोनों अलग हो गए। सोनी उसके बाद दिल्ली आ गई। सोनी जिस गांव में रहती थी उसी गांव में गीता रहा करती थी। गीता का एक बेटा मौसम, वो भी अक्सर गांव आना जाना था। तो सोनी और मौसम में मुलाकात हुई, मुलाकात प्यार में बदली और फिर दोनों ने शादी कर ली।
शादी के बाद मौसम ने सोनी और उसकी बच्ची दोनों को अपना लिया और अपने साथ ग्रेटर नोएडा अपने घर ले आया। वो यहाँ अपनी नौकरी किया करता था। अब घर आने के बाद दोनों साथ रहने लगे। अब जब ये कत्ल हुआ, कोई दुश्मनी कोई बाकी चीज़ तो थी नहीं। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो विनोद के बारे में मौसम ने कहा कि मुझे शक है कि चूंकि सोनी ने दूसरी शादी कर ली और उसकी बेटी को भी वो यहाँ ले आई है, तो हो ना हो सोनी से दुश्मनी के चलते विनोद ने ही उसका कत्ल कराया। अब पुलिस ने विनोद का पता लिया। बिहार पुलिस एक टीम भेजने की तैयारी कर ली। इस दौरान में ये था कि चलो विनोद ने कत्ल कराया, लेकिन कातिल यहाँ पे आया और फिर कत्ल करके गया, तो कोई ना कोई तो यहाँ का होगा। अब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, उस एरिया के उस वक्त के मोबाइल को जो सर्वेलांस पे देखा कि कितने मोबाइल एक्टिव थे। कुछ चश्मदीद थे, उसमें एक चश्मदीद पीयूष भी था। तो चश्मदीद के आधार पर और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के आधार पर पुलिस को पता चला कि इस इलाके में 5 सितंबर की शाम को जो मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए थे वो कौन थे। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों लड़कों को उठा लिया। इनमें से एक का नाम था सचिन और एक का नाम था उमेश। सचिन जिस जगह मौसम के पिता आरटीओ में एक एजेंट का काम किया करते थे, वो वहीं अक्सर जाकर काम किया करता था और इसीलिए जो गीता है सास सोनी की, वो उसका परिचित था। तो अब इन दोनों को उठाया और पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है और बता रही है कि ये बताओ विनोद ने तुमसे क्यों सोनी का कत्ल करवाया। अब दोनों जब पिटे कुटे तो फिर उन्होंने अपना जुर्म तो कबूल किया, पर उन्होंने कहा कि साहब विनोद को तो हम जानते भी नहीं है कौन है और हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी सोनी से। तो पुलिस ने पूछा फिर क्यों कत्ल किया। तो उसने कहा हमें तो सुपारी दी गई थी 1 लाख रुपए की और 50,000 रुपये हमें एडवांस मिल चुका था। 50,000 रुपये कत्ल होने के बाद देने का वादा था। तो 50,000 हमने ले लिया और 50,000 अब हमें मिलना था। तो पूछा कि विनोद ने सुपारी नहीं दी तो फिर किसने सुपारी दी। अब जब उसने नाम लिया तो पुलिस वाले भी सन्ने। उन्होंने कहा हमें सुपारी गीता मौसी ने दी थी। अब जो सचिन था वो चूँकि जानता था, आना जाना था, तो वो गीता को मौसी कहा करता था। तो उसने कहा हमें तो गीता मौसी ने दिए थे, 1 लाख में डील हुई थी, 50,000 उन्होंने हमें एडवांस दिया और 50,000 काम होने के बाद। पुलिस को लगा ये कहीं घुमा तो नहीं रहे, लेकिन फिर पुलिस को कुछ चीज़ें कड़ियाँ जोड़ी। पुलिस को याद आया कि करीब महीना सवा महीने पहले गीता ने एक पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट लिखाई थी अपने बेटे और बहू दोनों के खिलाफ कि दोनों हमारा ख्याल नहीं रखते, पैसे नहीं देते, यही सारी चीज़ें। फिर पुलिस को लगा कि ये सवा महीने कंप्लेंट, उसके बाद जब हॉस्पिटल में गीता की मौत हुई तो वो फूट फूट कर रो रही है और उसके बाद गीता की मौत के बाद से उसके बर्ताव में भी बहुत सारी तब्दीली आई थी। अब पुलिस ने गीता को उठाकर पूछताछ करने का फैसला किया। गीता को उठाया गया, पूछताछ की गई, वो सिरे से उसने नकार दिया। लेकिन फिर पुलिस ने भी अपनी चाल चली। अब वो सचिन और उमेश को उठा कर लाए और दोनों को सामने बिठा दिया और बोला कि अब बोलो। सचिन उमेश ने पूरी कहानी सुना दी। जब कहानी सुनाई तो गीता की पोल खुल गई। अब गीता के पास कोई चारा नहीं था। गीता ने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा हाँ मैंने ही अपनी बहू की सुपारी दी थी। अब पुलिस ने कहा कि सास बहू के झगड़े तो होते हैं, एक दूसरे से बात ना करो, एक दूसरे को कई बार हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन एक सास सुपारी दे ये शायद इस इलाके में पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो एक तो सुपारी का आइडिया कहाँ से आया और तुमने ऐसी क्या चीज़ हो गई जो बहू के लिए सीधे सुपारी निकाल दी तुमने। तब गीता ने बताया कि जब साल भर पहले मौसम यानी उसके बेटे ने शादी की तो उस वक्त चूँकि उसकी पहली शादी हो चुकी थी, तो जब पहली शादी हो चुकी थी सोनी की तो दूसरी शादी थी और एक बच्ची थी, तो वो इस शादी से एक तो नाखुश थी, लेकिन बेटे की ज़िद थी वो खामोश हो गई। फिर जब बेटा उसको अपने घर ले आया तो जब से उसने शादी की उसे अपने बेटे के अंदर कुछ परिवर्तन नज़र आया, बदलाव। पहले बेटा उसकी हर बात मानता था, कमाता था तो पैसे उसे ला कर देता था, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी करता था। लेकिन उसने कहा कि पिछले 1 साल में जब से सोनी ने घर में कदम रखा, मेरी हैसियत लगभग कम होती गई, ख़त्म होती गई। वो सारे पैसे अब लाता खर्चे के तो अपनी बीवी के हाथ पर रख देता। वो बीवी और बेटी को बार बार अपना गिफ्ट भी देता, खिलाता पिलाता भी, घुमाने भी ले जाता, और मेरी कदर नहीं करता, मुझे पैसे भी अब कम देता
और मेरी इज्जत भी कम करते दोनों, बहू भी मेरा ख्याल नहीं रखती। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरी बहू मुझसे मेरे बेटे को छीन रही है, दूर करती जा रही है, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो पुलिस ने कहा कि फिर आप अलग हो सकते थे, कुछ और रास्ता निकल सकता था। उसने कहा नहीं, मुझे ये था कि मुझे अपने बेटे को वापस अपने पास लाना है। तो सीरियल फिल्मों इन सब चीज़ों में देख रखा था सुपारी नाम की क्या चीज़ होती है। कुछ बदमाश टपोरी टाइप के लोग होते हैं, पैसे लेकर कत्ल करते हैं, इतनी जानकारी उसे थी। फिर उसे लगा कि ये सचिन और उसका दोस्त उमेश दोनों थोड़े से लफंगे टाइप हैं और छोटे मोटे काम करते हैं, तो ये पैसों के लालच में आ जाएंगे। तो एक दिन उसने सचिन से बात की, उसने कहा कि तुझे पैसे देंगे। तो 1 लाख रुपए में वो तैयार हो गया। उसने 50,000 रुपये जो जमा किए तो वो दे भी दिए और कहा 50,000 बाद में। तो उसे लगा था कि सोनी एक बार रास्ते से हट जाएगी तो उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा और फिर वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहेगी, और इसीलिए उसने बहू को रास्ते से हटाने के लिए उसके नाम की सुपारी दे दी। अब भांडा फूट गया, गीता पकड़ी गई, बहू तो उसके रास्ते से हट गई, लेकिन वो खुद बेटे से दूर हो गई क्योंकि अब वो जेल चली गई है। और चूँकि सीधे वो एक इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर, मेन सुपारी देने वाली, मेन कत्ल करवाने वाली वही है, तो अब 10, 15, 14, 20 साल, कम से कम 14 से 20 साल, तो वैसे ही अब वो बेटा उसकी खातिरदारी नहीं कर पाएगा, न उसकी ख्वाहिशों को पूरी कर पाएगा, क्योंकि माँ जेल में होगी, बेटा बाहर आज़ाद होगा। काश गीता ये बात पहले सोच लेती, लेकिन ऐसा हुआ। और अजीब सुनकर भी लगा कि सास ने अपनी बहू की सुपारी दी है। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले भाई अपना सिलसिला, आज निहारिका का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निहारिका। और ये अभिषेक कुमार ने भेजा है और साथ ही मोनू लाल ने। इसके अलावा साक्षी लूथरा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साक्षी जी। और ये गौरव लूथरा जी की वाइफ हैं, और तुषार जो है इनके बेटे। और इत्तेफाक से देखिए कि तुषार का भी आज जन्मदिन है, तो यानी कि माँ बेटे दोनों का ही आज जन्मदिन है। तो साक्षी जी आपके साथ साथ तुषार, हैप्पी बर्थडे तुम्हें भी। इसके अलावा पूजा शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये अभिषेक शर्मा ने भेजा है। रोनित चंदेल और रोहन चंदेल, तो रोनित और रोहन ये दोनों भाई हैं, जुड़वा नहीं है, साल का फ़र्क है, लेकिन दोनों भाई का एक ही दिन जन्मदिन। वेरी गुड। एक दिन जब जन्मदिन होता, मैं कई बार बोलता हूँ, उस दिन घर का माहौल कुछ ज़्यादा ही अलग होता है जब दो लोगों का एक साथ हो। तो आप दोनों को हैप्पी बर्थडे, रोहित एंड रोनित, बल्कि रोहन एंड रोनित। पवन ढाका, इनका कल यानी संडे को जन्मदिन था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे पवन। साथ ही शोभा रमेश चौहान, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शोभा जी, बल्कि संडे को था। और रमेश चौहान ने भेजा, उनकी पत्नी है ये। श्रुति सिंह जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रुति सिंह जी। किसले सिंह ने भेजा है। गौरव अग्रवाल, इनका भी 10th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गौरव। और ये संचित मित्तल ने भेजा है। साथ ही सबा, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सबा। और निशाज अहमद ने भेजा है। आशीष सैनी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष। और रमेश सोलंकी ने भेजा है। साथ ही प्रणाली, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रणाली। और ये रोहित ने भेजा है। इसके अलावा जितेंद्र शर्मा ने कहानी की फरमाइश की है। गिरीश पटेल ने कहानी की फरमाइश की है। पूजा गिरड्याल ने कहानी की फरमाइश की है। अंकित कुमार ने कहानी की फरमाइश की है। साथ ही रिजवी, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएँ और कुकू FM के मज़े लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।